देखो क्या होगा, ये होगा, घूम जाएगा वो, और वो तब तक घूमेगा जब तक वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बिल्कुल सीध में नहीं आ जाता, वो तब तक रोटेट करेगा। तो बच्चों आज के सेशन में बात होने वाली है टॉर्क पर। हम देखने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जिसे कि रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, रखने पर उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वो कैसे घूमने लगता है या चलने लगता है, इन सब बातों पे चर्चा होगी और बड़े शानदार तरीके से, बड़ी आसानी से एनिमेशंस के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा कि टॉर्क क्या होता है। चालू करें कहानी। तो आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन रखते हैं। तो चलिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसा वैसा नहीं है, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिन बच्चों को यूनिफॉर्म मतलब नहीं पता, मैं बता देता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जिसकी तीव्रता हर एक पॉइंट पर स्पेस में कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं 3 बिंदुओं को अंकित करता हूं, 1 2 3, ठीक है, और उन तीनों पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं, तो तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? सेम आएगा। मान लीजिए तीनों पर कितना है? 20 न्यूटन पर कूलॉम है। तो तीनों पॉइंट्स पर 1 पे, 2 पे, 3 पे, मतलब E1 E2 E3 तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कितनी रहेगी? 20 न्यूटन पर कूलॉम रहेगी। ये समझाने का एक तरीका है। अच्छा, क्या करें? डाइपोल को रखें। तो डाइपोल की व्यवस्था तो मेरे ख्याल में आपको याद होगी, उसमें एक रहता था एक माइनस, एक रहता था प्लस, और दोनों के बीच में कुछ एक दूरी रहता था जिसको हम लोग कहते थे 2a। कई लोग उसको लेंथ ऑफ द डाइपोल L करके भी लिखते हैं, आपकी मर्जी है। इसको हम लोग वहां पे रख देते हैं। जरा सोच के देखो क्या होगा अगर मैंने एक डाइपोल को रख दिया वहां पे, और उसका बाय द वे डाइपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की दिशा में रहता है। याद रखना यार ये सब बात। तो क्या होगा जरा सोचो, देखो क्या होगा, ये होगा, घूम जाएगा वो, और वो तब तक घूमेगा जब तक वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बिल्कुल सीध में नहीं आ जाता, वो तब तक रोटेट करेगा। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोल सकते हो द डाइपोल विल रोटेट अंटिल एंड अनलेस इट सेट्स इटसेल्फ और इट गेट्स इटसेल्फ अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं तो ये हमें सीखना है। तो सीखने के लिए थोड़ा सा गणित करना पड़ेगा और थोड़ी सी मैकेनिक्स जो 11वीं कक्षा में बहुत ही बेसिक लेवल की जो हमने पहले से सीख रखी है वो मैं आज आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो 2 केसेस हैं वैसे। पहला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, बड़े आसानी से आप लोग समझ जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करो। हम क्या करेंगे, हम एक लेंगे डाइपोल, और डाइपोल को हम लोग कहां रखेंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो रखते हैं, चलिए देखिए। तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं बड़े प्यार से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है बच्चों, ये है E। ठीक है, और ये हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, यहां पे निकालोगे, यहां पे निकालोगे, तो सबका डायरेक्शन इसी तरफ रहेगा। साथ में सबके वैल्यूज भी जो रहेंगे वो भी सेम रहेंगे। मैंने बताया ना 20 न्यूटन पर कूलम मान लो। ठीक है, अच्छा मुद्दे पर आते हैं। ये तो हो गई बात इलेक्ट्रिक फील्ड की। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप ऐसा भी कह सकते हो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वो लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बच्चों मैं रखने वाला हूं एक डाइपोल को। तो बच्चों डाइपोल में ना 2 एंड्स रहेंगे या 2 पोल्स रहेंगे। तो आप जानते हो इसमें एक नेगेटिव पोल रहेगा और इसमें रहेगा एक पॉजिटिव पोल, ये ऐसा। और डाइपोल का जो डायरेक्शन रहेगा या डाइपोल मोमेंट जो रहेगा वो रहेगा माइनस से प्लस की दिशा में, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये P का डायरेक्शन है। डाइपोल की बच्चों जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वह 2a होती है। तो उस पर भी हम लोग आएंगे। अच्छा, उससे भी पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और वो एंगल कितना है वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूं। ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहां पर थीटा का एंगल बना रहा है। अगर आप देखोगे ये लंबाई कितनी होती है, जनरली ये 2a होती है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये जो कंपोनेंट आएगा बच्चों यहां पर, ये हो जाएगा 2a cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा 2a sin थीटा। तो हमने तो अभी थोड़ी देर पहले एनिमेशन में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड रखे, डाइपोल का रखे, डाइपोल क्या हुआ? टर्न हो गया। कब तक टर्न होगा? जब तक वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के सीध में नहीं आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं आ गया, वो तब तक टर्न होगा। अगर आप ऐसे भी रखोगे तो वो ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसा रखा है आपने, वो ऐसा हो जाएगा। वो टर्न तो होगा और कहीं ना कहीं अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में सेट कर लेगा। हमें ये देखना है कि ऐसा यहां पर क्या होता है कि वो टर्न हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट देखो, अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने इर्द गिर्द बच्चों क्या बना लेगा? एक वातावरण बना लेगा। ठीक, तो यहां पे इस पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है
तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहता हूं, ई आर एट ए डिस्टेंस आर, ये आर डिस्टेंस है ना, आर डिस्टेंस। ये क्या होता है कि यहां पर लगने वाला फोर्स टेस्ट चार्ज में डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। अब देखिए ये फोर्स को यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने कूलम का है, 1 कूलम का है, ऐसा हम लोगों ने माना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अच्छा छोड़ो, इतना टेंशन मतलब E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q। ये F कहां पे लग रहा होता है, जिस बिंदु पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हो उस बिंदु पर फोर्स लग रहा है। वहां पे कितने कूलम का चार्ज रखा है, 1 कूलम, क्योंकि यहां पे फोर्स लगाओगे तो ये किसमें आएगा, न्यूटन प्रति कूलम, मतलब कितने कूलम में, 1 कूलम में। तो बच्चों यहां पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू E बस। अब फोर्स है तो फोर्स एक वेक्टर है, वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है। अगर ध्यान से देखो तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, उसका डायरेक्शन इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा यहां पे। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, कितना फोर्स है, मैग्नीट्यूड QE। अब यहां पे जो फोर्स लगेगा, देखिए यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, बस फर्क ये है यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है। तो अगर यहां पे प्लस QE लग रहा है तो यहां पर उल्टे दिशा में दूसरा फोर्स लगेगा, ठीक है, यहां पे माइनस QE लगेगा। मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा, मैं यहां पे सीधा डायरेक्शन से दिखा दिया, इधर एक QE लगा, इधर एक QE लगा। इतनी बात तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई। अच्छा, और बातें बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए एक चीज और समझाते हैं। मैकेनिक्स में कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई, लिख देता हूं मैं, मैकेनिक्स में अगर 2 इक्वल फोर्सेस हमारे सामने आते हैं, कैसे, 2 इक्वल फोर्सेस, ठीक, साथ में दोनों के दोनों इक्वल तो है ही, साथ में पैरेलल भी है। अच्छे से लिख देते हैं, चलो क्या है वो, पैरेलल है। अच्छा ठीक है, इक्वल भी है सर, पैरेलल भी है, और बच्चों साथ में इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो ये जो व्यवस्था होती है बच्चों, ये एक परफेक्ट व्यवस्था है जिसको कि हम कहते हैं कपल। जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पे 2 इक्वल फोर्सेस है, हाँ सर 2 इक्वल फोर्सेस है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, 2 इक्वल फोर्सेस पैरेलल। और यहां पे बच्चों एक और चीज मेरे को लिख देनी चाहिए, पैरेलल के साथ में ऑपोजिट भी है ना ये, ओके, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, राइट, 2 equal and opposite forces, 2 parallel equal and opposite forces separated by some distance constitutes a couple, ऐसा कहते हैं। फिर से 2 equal and opposite forces, right, parallel to each other, separated by some distance, this is the distance, right, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, और दोनों के बीच में जो दूरी है वो साफ साफ कितनी है, 2a sin थीटा है, ठीक। तो ये 2a sin थीटा है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इक्वल फोर्सेस है मतलब QE। पैरेलल फोर्सेस है, ये देखो ये दोनों के दोनों पैरेलल है, ऑपोजिट है, एक दाएं तरफ है एक बाएं तरफ है। तो ये सारी चीजें अगर होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उस अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेस को क्या कहते हैं, हम लोग कपल कहते हैं। कभी भी कपल लगता है किसी बॉडी में तो वह बॉडी रोटेट करती है। एक और चीज आपको बताती है, देखिए सुनिए, थोड़ा सा मैकेनिक्स भी रिवीजन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, अगर आप इसमें बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है बॉडी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। मान लो ये पोजीशन ए था तो ये पोजीशन ए से बी की दिशा में आ जाएगा। अगर ये बॉडी है, आप एक फोर्स नीचे लगाए, एक फोर्स ऊपर लगाए, चलो ऐसा करते दोनों तरफ से, क्या होगा जरा बताओ तो। बॉडी को इधर भी खींचे इधर भी खींचे तो क्या होगा, इक्वल फोर्स से, ये एफ है ये भी एफ है, तो 2 इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, और दोनों के बीच में क्या है बच्चों, कुछ डिस्टेंस है। ऐसे परिस्थिति में इस एक्सिस के अबाउट, ये 3 डायमेंशन में है, बोर्ड को चीरते हुए आपके आंखों में घुस रहा है ये एक्सिस, ये बोर्ड को चीरते हुए, इसके अबाउट ये कैसे बॉडी घूमने लग जाएगा, ऐसा घूमने लग जाएगा। तो किसके कारण घुमा, इसके कारण घुमा, ये जो इसके कारण घुमा उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। टॉर्क कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है, x है, तो ये होती है टॉर्क। समझ में आई बात। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं यहां पे एनालाइज कर लेता हूं। यहां पे बच्चों है एक प्लस और यहां पे बच्चों है एक माइनस। यहां पे एक लग रहा है फोर्स कितना, यहां पे QE लग रहा है, यहां पर भी उतने ही अमाउंट का एक और फोर्स लग रहा है। ये कितना लग रहा है बच्चों, ये भी QE लग रहा है।
हमको चाहिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको साफ साफ समझ में आ रहा है, ये कितना है, अगर ये थीटा है बच्चों तो ये कितना है 2a sin थीटा। अब हम टॉर्क निकाल लेंगे। समझ में आई कहानी? ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बताते हैं। अब हम टॉर्क निकाल लेते हैं। देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टॉर्क ऑफ द कपल। क्या? टॉर्क ऑफ द कपल। फोर्स के कारण विस्थापन होता है, उसी प्रकार विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसी प्रकार के से टॉर्क के कारण होता है रोटेशन। तो टॉर्क ऑफ द कपल, चलो भाई टॉर्क का हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी फोर्स ले लो, कोई भी फोर्स ले लो आप, ये वाला या फिर ये वाला, हमको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऐसा लिख देते हैं। तो फोर्स का वैल्यू कितना है बच्चों? QE है, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में? ये देखिए, ये देखिए, ये कितना है 2a sin थीटा। तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा। अब थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं Q इंटू 2a, और यहां पे मैं लिखता हूं E, यहां पे मैं लिखता हूं sin थीटा। तो ये इसको हम लोग कुछ कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट P मैग्नीट्यूड में, और ये कितने के बराबर आ गया? PE sin थीटा। अब थोड़ा सा ना बच्चों फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में, वेक्टर्स में, मैकेनिक्स में जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि भाई अगर दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B, और दोनों के बीच में एंगल है, अगर इसको मैं क्रॉस करता हूं, A क्रॉस B भी कर सकते हैं और B क्रॉस A भी कर सकते हैं। अगर आप A क्रॉस B करोगे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? A B sin थीटा। अरे कुछ याद आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड में तो इतना रहेगा, और साथ में हम लोग लिखते हैं n कैप। ठीक है, अगर A क्रॉस B है तो ये जो n कैप है ये किसको बताता है? ये बताता है डायरेक्शन को। ठीक है जी। अब डायरेक्शन क्या है? ये आउट ऑफ द बोर्ड, ये सॉरी ये है इनटू दी बोर्ड। समझ में आया? मैं इनटू दी बोर्ड क्यों लिखा? जरा देखो, अपने फिंगर्स को कर्ल करो A से B की दिशा में, A से B की दिशा में। ऐसा तो कर्ल नहीं होगा, A से B की दिशा में ऐसे कर लोगा फिंगर, तो आपका थंब कहां पॉइंट कर रहा है? बोर्ड के अंदर। कॉपी में करोगे, अपनी कॉपी में, तो कॉपी में जब करोगे इसको ये ऐसा करके, तो फिंगर्स कर्ल करोगे तो इनटू दी पेपर। ठीक है। अगर B क्रॉस A करोगे तो, B क्रॉस A करोगे तो आउट ऑफ दी बोर्ड या फिर आउट ऑफ दी पेपर। आप सबके लिए ये है कहानी जो हमने पहले से सीख के रखी है ये। ठीक है, तो इसको बेसिकली आप टॉर्क को कैसे लिख सकते हैं? ये टॉर्क का डायरेक्शन होता है, या तो बोर्ड को चीरते हुए आपकी आंखों में घुसेगा, या फिर आपकी आंखों से निकल के बोर्ड के अंदर जाएगा। तो टॉर्क बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, डाइपोल मोमेंट भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और यहां पे जो थीटा निकल के आता है बच्चों, वो एंगल होता है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो पहला केस तो हम लोग समझ गए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? क्या होता है? टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। क्या होगा? P क्रॉस E, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। 11वीं कक्षा में वेक्टर्स को क्रॉस करना सीखे थे कि नहीं? सीखे होगे, नहीं सीखे हो तो सिखा देंगे, टेंशन मत लो। इतना समझ में आया? तो यार सबसे पहला काम तो यार इसको नोट करो। मैं जरा हटता हूं और देखता हूं बोर्ड में सब चीज बराबर दिख रहा है कि नहीं। तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, और इसमें हमको ओरिएंटेशन बनाना है, मतलब ड्राइंग बना के बताना है कि टॉर्क या फिर डाइपोल कैसे रखा हुआ है। तीन अलग अलग परिस्थितियां हमको दी हुई हैं, मैक्सिमम टॉर्क का, हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क और जीरो टॉर्क। अच्छा, ये करने से पहले ना मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिख देता हूं। वेक्टर वर्जन तो ये है, क्या है ये? डाइपोल मोमेंट को क्रॉस करना है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, और एक और वर्जन है मैग्नीट्यूड वाला, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? PE sin थीटा, sin थीटा। अब ये तो हो गया भाई, टॉर्क है तो वेक्टर, तो डायरेक्शन तो बताने की जरूरत है। इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है? डायरेक्शन हो सकता है इनटू दी बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड है इनटू दी बोर्ड भी हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है? आउट ऑफ दी बोर्ड, आउट ऑफ दी बोर्ड। ये दो चीजें हो सकती है।
ठीक है, चलिए भाई, मैक्सिमम टॉर्क, अच्छा टाउ मैक्स, तो जरा आप देखो इस फॉर्मूले में क्या है, पी साइन थीटा टाउ मैक्स। तो मैं सबसे पहले ना टाउ का फॉर्मूला लिखता हूं। टाउ का फॉर्मूला होता है, हमको तो यहां मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखना है, तो टाउ कब मैक्सिमम होगा, जरा सोचो तो बच्चों, टाउ का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा भाई, पी और ई तो फिक्स है, ठीक है। तो साइन थीटा ये जो है वेरिएबल है, थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 360 में चेंज हो सकता है, तो टाउ का वैल्यू तभी मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए साइन का जो फंक्शन है 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अगर याद नहीं आ रहा हो तो यहां पे छोटा सा मैं साइन का प्लॉट बना देता हूं, आपको याद आ जाएगा। तो साइन का जो ग्राफ होता है बच्चों, अगर ये थीटा है, ठीक है, और ये अगर साइन थीटा है, तो साइन का ग्राफ ना कुछ ऐसा बनता है, कुछ याद आ रहा है। तो यहां पर ये कितने पे, ये हमको मिलता है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर हमको साइन थीटा, मतलब यहां थीटा 90 रखोगे, साइन 90 कितना होता है, ये हमको मिलता है 1। सीधी सी बात है, आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 90 डिग्री पर मिलेगा। तो यहां पर आपको कितना रखना है, 90 रखना है, साइन 90 हो जाएगा 1, तो यहां पे आपको मिल जाएगा टाउ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वैल्यू में पीई मिलेगा। एक चीज तो ये हमें समझ में आ गई। अच्छा, हमें कुछ ओरिएंटेशन बनाना था। ओरिएंटेशन बनाने का मतलब ये है, सीधी सी बात है। तो देखिए टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ है, इस तरफ। ये किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जाहिर सी बात है, अगर डाइपोल मोमेंट उसके 90 डिग्री पे होगा, मतलब इस दिशा में, अगर इस दिशा में डाइपोल मोमेंट होगा, ऐसी परिस्थिति में उस पर टॉर्क जो लगेगा वह मैक्सिमम रहेगा। फोटो बना के दिखा देते हैं आपको। अरे ऐसा नहीं, डाइपोल मोमेंट कहां है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस नीचे रहेगा और ये प्लस जो है वो ऊपर रहेगा, और ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट। इसको क्या लगाओगे, ये पी लगा लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ जा ही रहा है, तो ये साफ साफ आपको यहां पे कितना डिग्री का एंगल मिल रहा है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री पे एंगल पे टाउ क्या है, मैक्सिमम है। दूसरा केस देखें, हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क कितने एंगल पे मिलेगा, और एंगल मिलने के बाद उसको वहां पे फिट भी कर देंगे हम, ठीक है। ये एक जनरल केस है भाई, इसको याद रख लो। किसी भी डाइपोल में मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे सेट हो, 90 डिग्री के एंगल पे सेट हो। ऐसी परिस्थिति में हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। तो दूसरा केस ये है हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। आपको जो टॉर्क मिलेगा वो हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क है। तो टॉर्क का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, पी ई साइन थीटा। बहुत सुंदर। टाउ मैक्स कितना है आप जानते हो, मैक्सिमम टॉर्क पी के बराबर है, यहीं तो देखा था हमने, इसको उठा करके यहां पे रख दिया। तो पी और पी, अच्छा हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, ये डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा, पी पी कैंसिल हो गया। साइन थीटा बराबर 1/2, तो कितने डिग्री पे आता है, 1/2, थीटा बराबर 30 डिग्री पे। तो बात बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेट है, कितना, राइट हैंड साइड में, मतलब एक्स के डायरेक्शन में, और इसके कितने एंगल पे हम लोग रखेंगे, तो इसके अगर हम लोग 30 डिग्री के एंगल पे, थीटा बराबर 30 के एंगल पे हम लोग डाइपोल को सेट करके रखते हैं, मतलब माइनस से प्लस की दिशा में। ऐसे परिस्थिति में कितना टॉर्क लगेगा, इसका आधा लगेगा। तो बस ये कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा, माइनस से प्लस की दिशा में यहाँ पे आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट हो गया, और यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। समझ में आया। अच्छा, ये रोटेट करेगा और सीधा हो जाएगा, ये भी रोटेट करेगा और सीधा हो जाएगा। अब तीसरा केस देखिए, तीसरा केस इंटरेस्टिंग है। टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। अच्छा 0 होगा, तो जरा हमें तो पता है मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमें पता है ये होता है पीई साइन थीटा। बहुत बढ़िया, बराबर 0। अब साइन थीटा बराबर 0 आ गया, साइन थीटा बराबर 0 मतलब थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। सीधी सी बात है बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इसी तरफ है, ये दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ जा ही रहा है, तो डाइपोल मोमेंट भी माइनस से प्लस की दिशा में, यहां पर ये है आपका डाइपोल मोमेंट। अगर ऐसी व्यवस्था है तो भाई कुछ नहीं होना है, नो टॉर्क, 0 टॉर्क। समझ में आएगा, कोई रोटेशन नहीं, यहां पे रोटेट होकर सीधा हो जाएगा, यहां पे रोटेट होकर सीधा हो जाएगा, यहां पे कुछ नहीं होगा। एक फोर्स इधर लगेगा क्यूई, एक फोर्स इधर लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ना आगे पीछे हो पाएगा, ना रोटेट हो पाएगा, ना इसमें ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, रोटेशन भी नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रोटेशन हो रहा है, सिर्फ
ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, ये ऐसा रोटेट हो रहा है, ये ऐसा रोटेट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो मेरे ख्याल में काफी कुछ बात कर ली हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब समय आ गया है नॉन यूनिफॉर्म का केस पढ़ने का, ये आपको पुस्तकों में कम ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लो पहले। तो बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने देखा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पर सेम था। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज हो जाए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E एज अ फंक्शन ऑफ x में लिख रहा हूं, क्योंकि हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अलग रहेगी, बढ़ती रहेगी या घटती जाएगी, वो देखेंगे। अब अगर मैं वहां पे 3 बिंदु अंकित करता हूं 1 2 3, और अगर मैं चेक करता हूं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो मैं ये देखूंगा कि 1 पे 10 न्यूटन पर कूलम है, 2 पे 20 न्यूटन पर कूलम है, और जो आखिरी पॉइंट है उस पे है 30 न्यूटन पर कूलम। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया। अब अगर ऐसे वातावरण में हम किसी डाइपोल की एंट्री करवाते हैं, ठीक, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, वो कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, इसी को हमें सीखना है इस आर्टिकल में, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा सोच के देखो यार, अगर डाइपोल को हम लोग रख दें तो वो कैसा रेस्पॉन्ड करेगा, घूमेगा कि नहीं? हाँ जी सर घूमेगा, और कुछ होगा, और भी कुछ होगा। जरा देखो क्या हुआ, घूमा लेकिन साथ में आगे भी बढ़ा, घूमा और आगे भी बढ़ा। ये अगर देखो, अगर ऐसा होता तो सिर्फ घूमना कहते, लेकिन क्या हुआ, ऐसा हुआ है, तो घूमा भी है और ट्रांसलेशन भी हुआ है। दैट मीन्स देयर इज रोटेशन, मतलब टॉर्क है, देयर इज ट्रांसलेशन, मतलब नेट फोर्स है। इसको जरा एनालाइज करते हैं इस सेक्शन में, और ये जो डिस्कशन रहेगा बच्चों, अब तो पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा, तो मैं कहानी चालू करता हूं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको 2 पार्ट्स में करते हैं। चलो हम लोग सबसे पहला डिस्कशन जो करते हैं वो रहेगा क्वालिटेटिव डिस्कशन। ठीक है, अच्छे से समझाते हैं, बड़े प्यार से, आप समझ भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, हाँ, तो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे एक ओरिजिन बनाऊंगा मैं। देखो सबसे पहले तो मैं यहां पे ये माइनस से प्लस, ये क्या है, प्लस, क्या है ये बच्चों, डाइपोल मोमेंट है, ये क्या है, प्लस। बहुत बढ़िया। यहां पे ये किसका डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है, यहां नहीं बनाते यार, चलो यहां पे बना देते हैं। ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, E एज अ फंक्शन ऑफ x। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, थोड़ी देर में बताता हूं। ठीक है, तब तक मेरे साथ थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। अब इस पूरी व्यवस्था को हम लोग रख देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जरा अच्छे से समझें इसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, ये है सर एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, दिस इज नथिंग बट दी वाई एक्सिस। इसको भूल जाओ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में लगा हुआ है, एक्स की दिशा में। तो क्वालिटेटिव डिस्कशन में हम लोग 2 तरीके से बात करेंगे। ठीक है, पहला तरीका ये है व्हेन, ये जो हम लोग कर रहे हैं वो पहला तरीका है ना, व्हेन डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, P, ये पैरेलल हुआ। एंटी पैरेलल होगा तो दोनों का डायरेक्शन अलग हो जाएगा, ये पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। देख रहे हो, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, तो ये केस है हमारे सामने। अब इसको जरा एनालाइज करते हैं। देखिए कौन कौन से फोर्स यहां पे लगेंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो ये Q है, ये भी Q है, बस स्वभाव अलग अलग है, ये प्लस है तो ये माइनस में है। तो जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, ये माइनस है तो इसके विपरीत दिशा में। अब आपको जरा सोचना है, ये जो x कोऑर्डिनेट हमने बनाया है उसमें कहीं पर यहां पे, ठीक है, मैं क्रमांक 1 लिख रहा हूं और यहां पर मैं क्रमांक 2 लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अब जरा आपको मैं बताता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि एज x इंक्रीज होगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। अगर x इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। कहने का मतलब यह है, इस ट्रैक पर अगर आप चलते जाओगे तो यहां पे अगर आपको 10 का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, ठीक है, तो आप और आगे बढ़ते जाओगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब यह है 2 पॉइंट जो है इट इज एट अ लार्जर डिस्टेंस
कंपेयर टू 1 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट पर इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा और इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा। फिर से आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसको मैं 2x कहता हूं। मतलब अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूं तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? 2 इंटू 1 2 मिल जाएगा, तो 2 न्यूटन पर कूलम, ये न्यूटन पर कूलम ऐसा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1 की जगह 2 पुट करता हूं तो 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 न्यूटन पर कूलम। तो अगर यहाँ पे 1 है, मान लो ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? 2 न्यूटन पर कूलम। फिर मैं यहाँ 1 की जगह यहाँ पे 2 लिखता हूं, इधर 2 लिखता हूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन पर कूलम। बस, और ज्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में। समझ गए आप लोग? तो पहला तो पैरेलल का केस है, समझो इसको अच्छे से, थोड़ा कंसेप्चुअल है लेकिन समझ जाओगे। दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। इधर जो फोर्स लग रहा है उसको मैं कहता हूं F1, इधर जो फोर्स लग रहा है उसको मैं कहता हूं F2। तो हमने ये तो सीखा, पिछली बार देख लिया कि भाई रोटेशन तो होता है, टॉर्क कैसे निकलता है, P sin थीटा निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें यह भी जानना है कि हम ट्रांसलेशन क्यों हो रहा है, तो उस ट्रांसलेशन की इफेक्ट को जो आगे वो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है ये हम सीखना चाहते हैं। देखिए बच्चों, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है इतना तो मैंने बता दिया आपको। कहां पे ज्यादा है? 2 पे ज्यादा है 1 से। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 इन मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1। हालांकि दोनों के डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है। अगर ऐसा है तो यहां पे जो फोर्स बनेगा 2 पर वो कितना बनेगा? ज्यादा बनेगा। कितना? QE2 बनेगा। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं? या फिर ऐसा कर लो, अभी फोर्स को मत लिखो आप सिर्फ बोलो यहां पे फोर्स F2 बनेगा, तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फोर्स ज्यादा, जहां पे कम है उसका फोर्स कम। अगर ऐसा होता है, दोनों फोर्सेस अलग अलग हैं, अगर दोनों सेम है तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है। इसी वजह से क्या होगा? यहां पर एक नेट फोर्स डेवलप होगा। ये कुछ ऐसी बात है, मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, यहां पे आप खड़े हो और आपने इस बॉक्स को धक्का लगाया कितने से? 30 से। और यहां पे धक्का नहीं लगाया, इस बॉक्स को आप खींच रहे हो कितने फोर्स से? 30 के फोर्स से। और यहां पे एक और भाई साहब खड़े हैं, ठीक है, ये इसको इस तरफ खींच रहे हैं कितने के फोर्स से? 40 के फोर्स से। तो ये किस तरफ मूव कर जाएगा? जरा सोचो तो, किस तरफ? ये ब्लॉक किस तरफ जाएगा? ये ब्लॉक किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जो लग रहा है, देखो डोमिनेट कौन कर रहा है? 40 वाला, तो 40 में कितना घटा दोगे? 30। तो ये नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे? 10। तो आपने क्या किया? 40 माइनस 30 किया। तो ये आपने क्या किया पता है? असल में आपने नेट फोर्स निकाला है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी ये क्या है? असल में ये नेट फोर्स है। तो ये नेट फोर्स हमको चाहिए, तो ये किधर मूव कर जाएगा? ये इस दिशा में आगे बढ़ जाएगा। बस वही हम करना चाहते हैं, F2 ग्रेटर देन F1। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो रहेगा बच्चों, ये कितने के बराबर रहेगा? F2 माइनस F1। और आपको अच्छे से पता है ये 0 के बराबर नहीं रहेगा, इसीलिए ये क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, ये ट्रांसलेट हो जाएगा। समझ में आया? मैंने अपनी बात बोल दी। पहला केस समझ में आया, व्हेन P इज पैरेलल टू E। अभी क्वालिटेटिव डिस्कशन भी करेंगे, अभी फिलहाल क्वांटिटेटिव डिस्कशन कर लो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो यहां पे बोल सकते हो ना, मुझे लिख देनी चाहिए थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रही है? उसकी तीव्रता बढ़ रही है। तो आप कह सकते हो कि सर यहां पे जो फील्ड है ये कैसा है? ये वीक फील्ड है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा फील्ड आ जाता है इधर? स्ट्रॉन्ग फील्ड। कैसा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। अभी सबके कंक्लूजन्स भी लिखेंगे, बिंदास, टेंशन मत लो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? किस तरफ मूव करेगा डाइपोल? राइट हैंड साइड में मूव करेगा। अच्छा चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा केस का, जब डाइपोल को एंटी पैरेलल तरीके से रखा जाए, है ना। पहला हो गया, दूसरा केस देखो। अब आप ये भी समझ जाओगे, आसान है, सब चीजें आसान होती हैं यार। दूसरा क्या है? दूसरा क्या लिखा था मैंने? P इज पैरेलल टू E। तो इस बार मैं लिखता हूं व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखने का तरीका ये है, ये P है, एंटी पैरेलल, एक सीधा जा रहा है तो एक उल्टा जा रहा है, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो बनाते हैं आपको, कैसे होगा ये?
ठीक है, तो फिर से वही केस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेट है बच्चों, ये इस तरफ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका गुलाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का गुलाम है। डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड भी बढ़ते जानी। अब यहां पे मैं रखता हूं एक पॉजिटिव और यहां पे मैं रखता हूं एक नेगेटिव। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो ये एंटी पैरेलल है, पिछली बार पैरेलल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में था, दिशा में मतलब माइनस इधर प्लस इधर, तभी तो ये आएगा। इस बार मेरे को उल्टी दिशा में रखना है तो माइनस इधर रखूंगा और प्लस इधर रखूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, जिसको मैं लिख रहा हूं P। अरे समझ गए प्यारे बच्चों? और इस पूरी व्यवस्था को हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखते हैं समझने के लिए। ये अब देखिए यहां पे पिछली बार भी मैंने यहां पे 1 लिखा था तो 1 लिखेंगे, माइनस के लिए मैंने जहां पे 1 लिखा था वैसे ही, और प्लस के लिए 2 तो प्लस के लिए यहां पे 2। ये बात तो जाहिर है बच्चों कि 1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि ये ज्यादा दूरी पर है, ठीक है, 1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ज्यादा रहेगा किसके मुकाबले? 2 के मुकाबले। ऐसी परिस्थिति में 1 पे जो फोर्स लगेगा उसका दिशा कहां रहेगा? ये फोर्स इस तरफ रहेगा, कितना? F1, और यहां पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रहेगा, ये कितना रहेगा? F2 रहेगा, ठीक है। कौन सा फोर्स बड़ा है? जाहिर सी बात है F1 बड़ा है, क्योंकि F1 पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, F1 इज ग्रेटर देन F2। हमें तो नेट फोर्स से मतलब है, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो डोमिनेट कौन करेगा? ये डोमिनेट करेगा, ठीक। तो अल्टीमेटली डाइपोल कहां जाएगा? इस तरफ जाएगा। आप कह सकते हो ये जो नेट फोर्स है ये कितने के बराबर आएगा? F1 माइनस F2, और नेट फोर्स जाहिर सी बात है जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो मतलब ये कुछ मूवमेंट आएगा यहां पे, सीधी सी बात है, ठीक है जी। तो यहां पर भी स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। तो बच्चों यहां पे हम लोग क्या बोले थे? यहां पे तो हम लोग बोले थे वीक फील्ड, और यहां पे हम लोग क्या बोले थे? स्ट्रॉन्ग फील्ड। वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये वीक से स्ट्रॉन्ग का रीजन है, ये भी वीक से स्ट्रॉन्ग का रीजन है, ऑलराइट। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उस फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ते जाता है, तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। अच्छा, हमको इस सब से क्या सीखने को मिल रहा है? हमने तो बस फोर्स का एनालिसिस कर लिया, पिछले आर्टिकल में टॉर्क का एनालिसिस कर लिया था। इसमें क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म के केस में टॉर्क तो लग ही रहा है जी, अगर ऐसा रखोगे तो वो सीधा तो होगा ही होगा, टॉर्क तो लग ही रहा है, लेकिन टॉर्क के साथ में क्या लग रहा है? एक फोर्स भी लग रहा है, नेट फोर्स, जिसके कारण वह ट्रांसलेट कर रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डिस्कशन समझ में आया। अब क्वालिटेटिव डिस्कशन के साथ में हम लोग करने जा रहे हैं एक क्वांटिटेटिव डिस्कशन। सबसे पहला केस देखें, सबसे पहला केस यहां पे देखें, इसी को हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या था भाई? डाइपोल मोमेंट जो है वो पैरेलल था, किसके पैरेलल था प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसमें देखो आपका मूवमेंट क्या हुआ? डाइपोल मूव्ड फ्रॉम, आपको लिखना है यहां पे, कमेंट लिखना है, कहां से कहां मूव कर रहा था? नेट फोर्स कौन बड़ा था? F2 बड़ा था, F2 माइनस F1 हुआ, तो डाइपोल कहां मूव करेगा? फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। बात समझ में आया? ठीक है, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की दिशा में ट्रांसलेट करेगा, मूव कर जाएगा। दूसरा केस आप क्या कमेंट लिखोगे? यहां पे डाइपोल मोमेंट उल्टा है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये एंटी पैरेलल का केस है। तो एक एरो ऊपर एक एरो नीचे लगाओ, एंटी पैरेलल का डायरेक्शन बताओ, और यहां पे आप क्या बोलोगे? यहां पे बोलोगे आप डाइपोल क्या मूव्ड फ्रॉम। अब बच्चों यहां पे लिख दोगे आप, देखिए कौन बड़ा है यहां पे? F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है? F1 बड़ा है, तो F1 माइनस F2 हुआ, F1 डोमिनेट करेगा, तो ये कहां जाएगा? इस तरफ, मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की दिशा में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की दिशा में। तो ये है क्वांटिटेटिव डिस्कशन। इतना भी समझ में आ गया? अच्छा, बहुत सुंदर। अब जरा जनरलाइज भी कर देते हैं। चलो आपको एक फॉर्मूला बना के दे रहे हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल कराएंगे, देखते हैं लगाते हो कि नहीं नॉन यूनिफॉर्म का। चलो लेट्स जनरलाइज जब भी करते हैं ना हम लोग, तो पूरी की पूरी फिजिक्स को ना मैथ्स का रूप दे देते हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा, तो जनरलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? दो चार्जेस या दो पोजीशंस ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये माइनस और यहां पे प्लस, इसको कह लो आप A और इसको कह लो आप B, ठीक। अच्छा, चाहो तो इसको रख दो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ठीक है। और ये क्या है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस दिशा में है? X दिशा में।
थोड़ा सा मैं सिंपल लेके चल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्स दिशा में लेके चल रहा हूँ। आप चाहो तो वाई और जेड में अलग अलग एनालिसिस कर सकते हो। हालांकि वातावरण में तो मतलब वेक्टर्स के हिसाब से आप किसी भी डायरेक्शन में एनालिसिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक बेसिक केस लेके चल रहे हैं, लेट अस कीप इट सिंपल। अगर ये माइनस से प्लस की दिशा है तो यहाँ पे हो जाना है डाइपोल मोमेंट। ये समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट। बहुत सुंदर, ठीक है। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा? ए पर कि बी पर? तो जाहिर सी बात है बच्चों, बी ज्यादा दूरी पर है। जैसे से आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो आप सीधा बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। अब बी पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। तो क्यू ई बी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये माइनस है तो विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। ये फोर्स कितना लगेगा? यहां पे लिखोगे आप क्यू ई ए। बोलो इतना समझ में आया? हाँ सर। नेट फोर्स एफ नेट, ये जो नेट फोर्स आएगा बच्चों, ये कितने के बराबर आएगा? ये डोमिनेट कर रहा है कि ये डोमिनेट कर रहा है? जाहिर सी बात है क्यू ई बी डोमिनेट कर रहा है, तो क्यू ई बी को पहले लिखोगे आप, माइनस क्यू ई ए को लिखोगे। इसको सिंपली अब आप बोलो एफ बराबर क्यू कॉमन ले लो, और यहां पे आप लिख सकते हो ई बी माइनस ई ए। तो एक जनरलाइज वर्जन में आपको बता रहा हूं। मान लो दोनों डाइपोल के बीच, मतलब डाइपोल के बीच तो नहीं, डाइपोल के दोनों एंड्स के बीच जो दूरी है वो एल है। अभी तक हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? 2a से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये लेंथ ऑफ द डाइपोल एल आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इस इक्वेशन को मैं एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो कुछ खास हो जाएगा। यहां पे देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो Q इंटू एल क्या होता है? ये जैसे Q इंटू 2a होता था, ठीक वैसे ही अब इस बार क्या है? Q इंटू 2a की जगह है Q इंटू एल। इसको हम लोग क्या कहते थे? वी कॉल्ड दिस डाइपोल मोमेंट। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? डाइपोल मोमेंट P से रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव। ये बदलाव जो है बढ़ने वाला भी हो सकता है। भाई हमारा जो केस है वो तो बढ़ने वाला है, तो ये बदलाव पॉजिटिव है। हो सकता है ऐसा आप केस ले लो कि यहां पे स्ट्रांग हो और यहां पे वीक हो, तो वो जो बदलाव नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल जाहिर है, तो डिपेंड करता है कैसा प्रॉब्लम है। तो आप इसको लिख लो डेल्टा ई, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? तो ये एक जनरलाइज्ड वर्जन है। बात समझ में आया? और भी जनरलाइज कर सकते हैं, और भी जनरलाइज कर सकते हैं। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ बराबर पी डी ई बाय डी एल, बहुत ही छोटे से डिस्टेंस के लिए। असल में यहां पे क्या हुआ है, पी ज्यादा मैथमेटिक्स घुसाऊंगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे। डेल्टा एल टेंड्स टू 0, ये बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है ना, इसको डेल्टा एल बोलेंगे। और यहां पे क्या है? डेल्टा ई बाय डेल्टा एल, ये बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस। फिर से लिखते हैं, मैथमेटिक्स में आप कैलकुलस तो आपने पढ़ा ही होगा, इसको हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर से बदल सकते हैं। तो ये फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है, तो वेक्टर यहां पे भी कोई वेक्टर होना चाहिए, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया? ये चीज है। और ये जो डी ई बाई डी एल दिख रहा है बच्चों, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। याद रहेगा, ये ग्रेडियंट शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है फिजिक्स में। 11वीं कक्षा में भी ग्रेडियंट बहुत सारे हैं, कहीं वेलोसिटी ग्रेडियंट आया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो ऐसी बहुत जगह आपको मिलेगा, ठीक। लेंथ के साथ साथ, पोजीशन के साथ साथ जो भी पैरामीटर में बदलाव आता है तो वो बेसिकली ग्रेडियंट कहलाता है। समझ में आया? और भी कुछ बचा है, मैं एक बार देख लेता हूं। अच्छा, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट बता दें, समझ तो गए हो ग्रेडियंट ये क्या है? मान लो इसका यूनिट क्या होगा, तेरा ध्यान से देखो, इधर बताते हैं आप क्या है ये, डी ई बाय डी एल। तो ये होता है न्यूटन प्रति कूलम, और ये लेंथ बाई है मीटर में। मान लो आपको मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का वैल्यू है 5। कितना है? 5। तो इसको आप क्या बोलोगे? 5 न्यूटन प्रति कूलम पर मीटर। तो हर मीटर में, हर 1 मीटर में, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना बच्चों, मान लो, तो हर 1 मीटर में कितने का उछाल मिलेगा? 5 न्यूटन प्रति कूलम का। कहने का मतलब ये है, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहां पे कितना हो जाएगा? 5। मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर में। अगले 1 मीटर में फिर ये दूरी, फिर 5 में 5 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। फिर 10 में 5 और जुड़ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 15 एंड सो ऑन। तो ये क्या होती है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है। अगला क्वेश्चन करोगे ना तो सब समझ जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इसको नोट करो। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जरा पढ़ते हैं पहले। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द z एक्सिस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10⁵। ये क्या है? जरा इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10⁵, जरा सोचो तो। अभी आखिरी में मैंने बताया था वो क्या है।
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, ठीक है। इतना न्यूटन पर कूलम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 मीटर में, तो हर 1 मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इतने से बढ़ जाता है, ठीक। ओके, ये कौन सी डायरेक्शन में बोला है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे ऐसे ऐसे करके तो देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। व्हाट आर दी फोर्सेस एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग अ डाइपोल मोमेंट ऑफ इतना। तो यार टॉर्क निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक और चीज, डाइपोल मोमेंट किस में लग रहा है? नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया। तो पीई साइन थीटा होता है, साइन 180 कर लोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा सोचो, साइन 180 0। तो भाई एक आंसर तो हमको समझ में आ जाएगा कि भाई टॉर्क का कितना होना है, वो तो 0 होना है। फोर्स कितना आएगा, ये सोचने वाली बात है, नेट फोर्स। चलो इसको थोड़ा सा 3D में बनाते हैं, और यहां पे मैं बना देता हूं, ये है हमारा z, ये है हमारा x, है ना, इसको z मान लो। और यहां पे खैर ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाओ यार, मजा लो फिजिक्स का। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ रहा है बच्चों? इधर बढ़ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बारे में मैं एक कमेंट लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस अलोंग क्या? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। किस रेट से, किस दर से? एट द रेट 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर। तो ये जो आपको दिया है ना ऊपर में न्यूमरेटर में, ये क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चेंज। और ये क्या है? ये क्या है? डेल्टा एल। कुछ याद आया? तो यहां पे ये कौन से, किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो बच्चों इसको क्या लिखोगे? सीधा आप डेल्टा जेड लिख लो। तो ये बेसिकली क्या है, आपको दे रखा है इन्होंने dE/dz बराबर 10⁵ अब न्यूटन पर कूलम पर मीटर। समझ में आया ये चीज? ये हम लोगों ने लिख ली पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। व्हाट आर दी फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय सिस्टम? तो दोनों निकाल लेंगे, बिंदास, टेंशन मत लो। टॉर्क तो 0 आएगा, तुम लोग समझ गए हो। डाइपोल मोमेंट कितना है? 10⁻⁻7 लिख लेते हैं ना इसको, जो भी गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट कितना बोला है हमें? 10⁻7 और कूलम मीटर, Q × 2 है, Q × 2 है, खत्म। चार्ज इंटू डिस्टेंस दोनों पोल्स के बीच का। टॉर्क मैं पहले निकाल के बता देता हूं यार। देखो टॉर्क कितना होता है, क्या होता है बच्चों? P, ए छोड़ो, सीधा मैग्नीट्यूड निकालो, P E साइन थीटा, है ना। अच्छा तो थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे डाइपोल को रखता हूँ, ये एक पोल है, कैसा है ये? मेरे को एंटी पैरेलल रखना है ना। देखो बता रहे हैं समझ जाओगे। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है कैसा है? नेगेटिव जेड डायरेक्शन, मतलब नीचे की तरफ एरो होना चाहिए। तो एरो हमेशा कहाँ होता है? माइनस से प्लस की तरफ। तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस। अच्छे से देख लो, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। समझ में आया? ये P है, ये P नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, P नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे वेक्टर्स में हम लोग बनाएंगे P नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में एंगल कितने का आ गया? थीटा बराबर 180 का आ गया। 180 डिग्री को यहां पे रख दो तो टॉर्क कितना आ जाएगा? साइन 180 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। ये खत्म। दूसरा नेट फोर्स, क्या? F नेट। कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स कितना लगेगा बच्चों? अभी मैंने बताया क्या होता है? P DE/, इस बार क्या हो जाएगा फॉर्मूला में? dz। बस खत्म करो इसको आप, B × DE/dz। अब फोर्स कहां लगेगा? ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? तो उसके लिए मैंने आपको 2 केस बताए। पहला केस जो है कि भैया P जो है वो पैरेलल है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब P और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, ठीक, सेम डायरेक्शंस में। लेकिन यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और ये P नीचे है। और दूसरा केस जो था वो एंटी पैरेलल का था, जो कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे साथ हो रहा है। दोनों केसेस में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा? पहला वीक फील्ड से जाता है कहां पे? स्ट्रॉन्ग फील्ड में। और दूसरे में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड से जाता है किसमें? वीक फील्ड में। क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस होता है, ठीक है। बेसिक सी बातें। इसमें क्या होगा? तो यहां पर भी देखो बच्चों, अगर आप यहां से Z, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे फील्ड जो है वो स्ट्रांग होते जाएगा। तो यहां पे भी 2 रीजन्स हैं। यहां पर जो रीजन है ये है वीक फील्ड का,
और यहां पर ऊपर में जो रीजन है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड का, ऐसा आप कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये कौन सा केस है हमारा, P नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, P नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, ये एंटी पैरेलल का केस है। तो ये कहां जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हमारा जो फोर्स आएगा नेट फोर्स F नेट, जिसको कि हमने फॉर्मुलेट कर लिया यहां पे, किधर 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 गया किधर गया, हाँ ये तो है, ये फॉर्मुलेट कर लिया है। बस आपको वैल्यूज प्लग इन करनी है, आंसर निकालना है। P बराबर कितना है 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। कितना दिया है 10⁻5। तो आंसर आ जाना है प्यारे बच्चों 10⁻5, ये -2। यूनिट देखोगे क्या होगा, अरे पता है आपको ये P का यूनिट क्या होता है वैसे, P मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अरे यहीं से देख लो, यहीं से देख लो, क्या, कूलम मीटर, कूलम मीटर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट का मीटर, तो मीटर मीटर कैंसल। बात समझ में आया, ये कूलम और ये पर कूलम ये भी कैंसिल, अल्टीमेटली यूनिट क्या बचा, न्यूटन फोर्स है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10⁻⁻2, एक बहुत ही छोटा सा फोर्स आ गया न्यूटन में। समझ में आया। अगले सेशन में बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, बड़े प्यार से बताएंगे आपको। तब तक के लिए टेक केयर।